हेलो एवरीवन। हम लोगों ने वेक्टर का नया लेक्चर स्टार्ट करना है। अभी तक हमने वेक्टर में वेक्टर का डेफिनेशन दिया है, वेक्टर का टाइप्स ऑफ वेक्टर, प्रॉपर्टीज वेक्टर का स्टडी किया, एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ लिया है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पढ़ा है। यानी अभी तक के लेक्चर में वेक्टर का ये सारा कुछ हमने काम कर लिया है और न्यूमेरिकल भी कर लिया है। अब आज हमें स्टार्ट करना है वेक्टर का नया लेक्चर और नया टॉपिक। तो वेक्टर का नया टॉपिक हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? वेक्टर का नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रेजोल्यूशन या कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। इससे पहले हमने सब्ट्रैक्शन तक पढ़ लिया है। आज हमें स्टार्ट करना है वेक्टर रेजोल्यूशन या वेक्टर कंपोनेंट। हमें स्टार्ट करना है, देखते हैं। आज हमारे वेक्टर में नया टॉपिक है, अपना अगला टॉपिक है रेजोल्यूशन या कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। आज हमें वेक्टर में नया टॉपिक क्या स्टार्ट करना है? रेजोल्यूशन या कंपोनेंट ऑफ वेक्टर स्टार्ट करना है। अच्छा, रेजोल्यूशन या कंपोनेंट का मतलब क्या है? किसी वेक्टर का किसी भी डायरेक्शन में कितना प्रोजेक्शन आएगा, कितना शेडो आएगा लाइट डालने पर, वो हम निकालना चाहते हैं। तो वैसे अब एक बात और है ना, जैसे मैं कहूँ ये हमारे पास में कोई वेक्टर है। अब इस वेक्टर का मैं ऐसे रैंडमली किन्हीं भी दो डायरेक्शन में कंपोनेंट निकाल सकता हूँ। मान लीजिए डायरेक्शन फर्स्ट है, ये डायरेक्शन सेकंड है, इनके बीच का एंगल कुछ भी हो, 90 हो, 90 से छोटा, 90 से बड़ा, कुछ भी। हर वेक्टर का हम लोग कंपोनेंट ना किन्हीं भी दो डायरेक्शन में निकाल सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि ये दोनों डायरेक्शन हमारे आपस में परपेंडिकुलर हो, लेकिन हमें जो कंपोनेंट फिजिक्स में पढ़ना है ना, वो सिर्फ और सिर्फ वेक्टर का दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट स्टडी करना है। यानी फिजिक्स में हम लोग वेक्टर का दो किस डायरेक्शन में कंपोनेंट करेंगे? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट करना सीखेंगे। दोबारा सुनो, किसी वेक्टर का रेजोल्यूशन या कंपोनेंट किन्हीं भी दो डायरेक्शन में किया जा सकता है। दोनों डायरेक्शन के बीच का एंगल एक्यूट हो तब भी होगा, ऑब्ट्यूज, राइट एंगल, कैसा भी दोनों के बीच का एंगल होना हर केस में होता है। लेकिन ये सब एडवांस मैथमेटिक्स में हम लोग स्टडी करते हैं। फिजिक्स में हमें सिंपली किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में करना होता है। फिजिक्स में हमें वेक्टर का कंपोनेंट कैसे करना होगा? तो फिजिक्स में हम लोग किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट किन्हीं भी दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में करते हैं। जैसे ये हमारे पास एक वेक्टर है ना, तो इस वेक्टर का कंपोनेंट हम लोग किन्हीं भी दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कर सकते हैं। तो फिजिक्स में कंपोनेंट कैसा होगा? किन्हीं भी दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेक्टर का कंपोनेंट किया जा सकता है। जबकि एडवांस मैथमेटिक्स में हम किन्हीं भी डायरेक्शन, दो डायरेक्शन में कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। वेक्टर का कंपोनेंट हमारा करना है अगर ना, तो वेक्टर हमारा कैसा? प्लेनर भी हो सकता है, और वेक्टर हमारा 3D में भी, यानी वेक्टर टू डायमेंशनल वेक्टर भी पॉसिबल है और थ्री डायमेंशनल वेक्टर भी पॉसिबल है। तो वेक्टर का कंपोनेंट सबसे पहले हम लोग कैसे कर रहे हैं? टू डायमेंशनल, यानी एक प्लेन में अगर वेक्टर है, वेक्टर का कंपोनेंट हम लोग कर रहे हैं ना, कैसा? टू डायमेंशनल कंपोनेंट स्टार्ट कर रहे हैं। वेक्टर का टू डायमेंशनल कंपोनेंट हमें स्टार्ट करना है कि अगर वेक्टर कोई प्लेन में हो तो उसका कंपोनेंट कैसे करेंगे। ध्यान देना, मैं सिखा रहा हूँ, देखिए। जैसे हमारे पास में ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस ओरिजिन और ये वाई एक्सिस है। हमें एक वेक्टर दिया हुआ था ए, ये ए वेक्टर दिया गया है जो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है। अच्छा, मैं क्या चाहता हूँ? इस ए वेक्टर का दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन यानी एक्स और वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट करना चाहता हूँ। तो ये ए वेक्टर है, ए वेक्टर एक्स डायरेक्शन से कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा हो, तो मुझे इसका कंपोनेंट करके दिखाना है कि इस वेक्टर का कंपोनेंट कैसे होगा। तो ध्यान देना, कंपोनेंट करने से पहले मैं इसको प्रूव करता हूँ कि कंपोनेंट कैसे प्रूव किया जाएगा। तो ए वेक्टर का टेल तो ओरिजिन था, ए वेक्टर के हेड को मैंने एक है दिया है। ए वेक्टर के हेड से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ए वेक्टर के हेड से वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। एक्स एक्सिस के फुट ऑफ परपेंडिकुलर को एम और वाई एक्सिस के फुट ऑफ परपेंडिकुलर को मैं क्या नाम दे देता हूँ? एम। देखो, एक्स एक्सिस के फुट ऑफ परपेंडिकुलर को एम कह रहा हूँ और वाई एक्सिस के फुट ऑफ परपेंडिकुलर को मैं क्या नाम दे देता हूँ? एन कह रहा हूँ। तो अब जरा बताना, इस ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट क्या होगा, वाई कंपोनेंट क्या होगा? तो एक्स कंपोनेंट का मतलब होता है ना, अगर वेक्टर पर
एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट करवाया जाए। यानी मेरे कहने का मतलब, अगर मैं वेक्टर पर वाई एक्सिस के पैरेलल पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट करवाऊं ना, तो इसका एक्स एक्सिस पे जो शेडो बनेगा उसे हम लोग क्या नाम दे देते हैं, एक्स प्रोजेक्शन कहें। और वाई प्रोजेक्शन क्या होगा, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल या वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट करवाओ, तो इस वेक्टर का जो शेडो बनेगा उसे हम लोग क्या नाम दे देते हैं, वाई प्रोजेक्शन कहेंगे। यानी वेक्टर का प्रोजेक्शन का मतलब है एक्स प्रोजेक्शन का क्या मतलब होता है, वेक्टर के एक्स प्रोजेक्शन का मतलब है वेक्टर पर वाई एक्सिस के पैरेलल डायरेक्शन में अगर रे इंसिडेंट करवाया जाए, तो इसका जो एक्स कंपोनेंट आएगा ना, जो यहाँ प्रोजेक्शन आएगा, जो शेडो आएगा, वही हमारा वेक्टर का एक्स कंपोनेंट होगा। और वेक्टर का वाई कंपोनेंट क्या होता है, तो इस वेक्टर पे अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल एक रे इंसिडेंट करवाया जाए, तो वेक्टर का वाई एक्सिस पे जो लेंथ ऑफ शेडो बनेगा, उस लेंथ ऑफ शेडो को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, वाई प्रोजेक्शन कहेंगे। तो ये एक्स प्रोजेक्शन, वाई प्रोजेक्शन, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट के बारे में मैंने ये बताया। अब देखो निकालना मैं सिखा रहा हूँ, प्रूव करके दिखाता हूँ। तो एक ट्राइंगल दिख रहा होगा सभी लोगों को, ट्राइंगल की मैं बात कर रहा हूँ, ट्राइंगल ओ एम ए। पहले इस ट्राइंगल में बताना एक्स कंपोनेंट क्या है, वाई कंपोनेंट क्या है। तो इस ट्राइंगल में अगर मैं बात करूं, तो इस ट्राइंगल में एक्स कंपोनेंट हमारा होगा, एक्स कंपोनेंट का मतलब क्या है, अगर एक्स कंपोनेंट को मैं ए एक्स कह दूं, तो एक्स कंपोनेंट हमारा है ओ एम। अगर इस वेक्टर के एक्स कंपोनेंट की मैं बात करूं, तो एक्स कंपोनेंट हमारा कितना है, ओ एम, जिसको मैं क्या लिख रहा हूं, ए एक्स। ऐसे अगर मैं इस वेक्टर के वाई कंपोनेंट की बात करूं, कि वाई कंपोनेंट हमारा क्या होगा, तो इस वेक्टर के y कंपोनेंट को मैं ए वाई लिखता हूं, और ए वाई हमारा क्या होगा, ओ एन। ओ एम हमारा x कंपोनेंट है, और ओ एन हमारा क्या है, y कंपोनेंट है। अब देखो मैंने किस ट्राइंगल को देखने के लिए कहा था, ट्राइंगल ओ एम ए। इस ट्राइंगल में साइन थीटा लिख दो और कॉस थीटा। इस वाले ट्राइंगल में एक बार मुझे साइन थीटा लिखकर बता दे, और दूसरी बार मुझे कॉस थीटा। सबसे पहले साइन थीटा लिखते हैं। अच्छा बताना, साइन थीटा का फार्मूला क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर कितना, ए एम, और हाइपोटेनियस देखो कितना, अच्छा हाइपोटेनियस ओ ए ना, हाइपोटेनियस कितना, ओ ए। तो यहाँ से ए एम बनकर आ गया। अच्छा जरा ध्यान देना, ओ ए क्या है, तो तुम कहोगे सर ओ ए तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, तो ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो ए एम हमारा बनकर आ जाएगा कितना, ए साइन थीटा। अच्छा बताना ये ए एम है क्या, तो तुम कहोगे सर ए एम और ओ एन आपस में क्या होगा, इक्वल। तो ए एम को मैं क्या लिख सकता हूँ, ओ एन, यानी ओ एन हमारा बनकर आ गया है ए साइन थीटा। और अगर ध्यान दे रहे हो ना, ओ एन है क्या, तो तुम कहोगे सर वेक्टर का वाई कंपोनेंट हमारा बनकर आ गया है कितना, ए साइन थीटा। इस ट्राइंगल से हमने प्रूव करके देखा कि वेक्टर का वाई कंपोनेंट हमारा कितना निकल कर आ गया है, ए साइन थीटा। अगर ये हो चुका है, तो इसी ट्राइंगल में कॉस थीटा लिखकर बताना। अगर ये हो चुका है, तो इसी ट्राइंगल में कॉस थीटा लिखकर बताएं। तो कॉस थीटा होता क्या है, बेस, बेस कितना है, ओ एम, अपॉन हाइपोटेनियस कितना है, ओ ए। कॉस थीटा का फार्मूला होता बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस हमारा ओ एम और हाइपोटेनियस कितना है, ओ ए। जरा ध्यान दो, ओ एम है क्या, तो तुम कहोगे सर ओ एम कुछ नहीं, एक्स कंपोनेंट है। और ओ ए क्या है, तो ओ ए हमारा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। तो इस तरह इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट निकल कर आ गया है ना, ए कॉस थीटा। वेक्टर का एक्स कंपोनेंट हमारा कितना निकल कर आ गया है, ए कॉस थीटा। तो हमने क्या प्रूव किया कि अगर, अब देखो कभी भी अगर मैं वेक्टर का कंपोनेंट करता हूँ ना, तो वेक्टर के कंपोनेंट को मैं ऐसे लिखता हूँ, देखो ए का कंपोनेंट करना है, तो ए के ऊपर ऐसे दो बार डैश लगा दिया। और इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट देखो अभी हमने क्या निकाला है, तो वेक्टर का एक्स कंपोनेंट निकाला है ए कॉस थीटा, और वेक्टर का वाई कंपोनेंट हमने निकाला है ए साइन थीटा। कंपोनेंट करना हमने प्रूव करके दिखाया कि ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट कितना बनकर आ गया, ए कॉस थीटा। इस ए वेक्टर का वाई कंपोनेंट हमारा कितना निकल कर आ गया है, ए साइन थीटा बनकर आया। अब सवाल ये उठा सर हम लोग क्या हर बार ये प्रूव करके देखेंगे क्या एक्स कंपोनेंट कितना आया या वाई कंपोनेंट कितना आया, तो ऐसा नहीं है। देखो मैं एक रिजल्ट लिखवाता हूँ, वो रिजल्ट हम ध्यान में रख लें, तो हम लोग याद रख पाएंगे कि कंपोनेंट करना कैसे सीखा जाता है। यानी कंपोनेंट करना, देखो मैं रिजल्ट के थ्रू याद करवा रहा हूँ, क्या है रिजल्ट, ध्यान देना। जैसे मैं कहूँ ये हमारे पास में
एक्स एक्सिस, ये हमारे पास में वाई। अच्छा, एक्स और वाई कहने का मतलब क्या है? दो हमारे पास में परपेंडिकुलर डायरेक्शन है। वेक्टर का कंपोनेंट किन्हीं भी दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कर सकते हो। वो दोनों डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, या एक्स और वाई एक्सिस, या कोई भी दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो सकते हैं। और इस सिस्टम में मैंने, हमारे पास में एक वेक्टर ए था, इस ए वेक्टर को मैंने यहाँ रख दिया। और वेक्टर का कंपोनेंट का तरीका है ना, मैं मान ले रहा हूं कि वेक्टर का वाई एक्सिस से कितना एंगल बना हुआ है, थीटा। तो वेक्टर का कभी भी कंपोनेंट करना हो ना, तो कंपोनेंट करने का तरीका है, जिस डायरेक्शन के साथ एंगल पता होगा उस डायरेक्शन के साथ cos थीटा आता है, और वेक्टर के जिस डायरेक्शन के साथ एंगल नहीं पता होगा उस डायरेक्शन के साथ क्या आएगा, साइन थीटा। तो ए वेक्टर का एक कंपोनेंट आ गया ए cos थीटा, ए वेक्टर का दूसरा कंपोनेंट निकल कर आ गया कितना, ए साइन थीटा। देखो, इस ए वेक्टर का वाई एक्सिस के साथ जो एंगल था ना, वो एंगल मैंने कितना दे रखा है, थीटा। तो इस ए वेक्टर का वाई कंपोनेंट हमारा बनकर आ गया ए कॉस थीटा। इस ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट हमारा बनकर आ गया साइन ए साइन थीटा। कंपोनेंट कैसे करेंगे? तो कंपोनेंट के लिए मैंने कहा, जिस एक डायरेक्शन के साथ एंगल पता होगा उधर कॉस आने वाला है, जिस डायरेक्शन के साथ एंगल नहीं पता होगा उसके साथ क्या आएगा, साइन आएगा। तो वेक्टर का y कंपोनेंट हो गया a cos थीटा, वेक्टर का x कंपोनेंट हो गया कितना, a sin थीटा। यानी अगर मैं इसी बात को इस तरह भी कह दूं ना, इसी बात को अगर मैं इस दूसरे तरह भी कह दूं, दूसरे तरह का मतलब क्या है, देखो, अगर मैं इसी बात को इस तरह भी लिखूं कि ये मेरा y डायरेक्शन, ये हमारा x डायरेक्शन, और ये मेरे पास में एक वेक्टर a था। ये वेक्टर ए अगर x डायरेक्शन से एंगल थीटा बनाए तो जरा इसका कंपोनेंट करके बता देना। तो इसका कंपोनेंट होगा ना, क्या कहा मैंने, जिस डायरेक्शन के साथ एंगल पता होगा उसके साथ कॉस आएगा, और जिस डायरेक्शन के साथ एंगल नहीं पता होगा उस डायरेक्शन के साथ क्या आएगा, साइन। पर ये जरूर ध्यान देना, जिन दो डायरेक्शन में कंपोनेंट करेंगे वो दोनों डायरेक्शन क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर। एक आखिरी बात सुन लो, ये रिजल्ट क्या है, कंपोनेंट का ये रिजल्ट कहता है ना, जब कभी भी वेक्टर का कंपोनेंट करना तो किन्हीं भी दो डायरेक्शन में कंपोनेंट कर सकते हो। अब जिस डायरेक्शन के साथ एंगल पता होगा उस डायरेक्शन का कंपोनेंट में कॉस आ जाएगा, और दूसरे कंपोनेंट में क्या रहने वाला है, साइन थीटा रहने वाला है। तो इस तरह हम लोग वेक्टर का कंपोनेंट सीख गए हैं। तो हमने अभी तक क्या सीखा कि टू डायमेंशन में वेक्टर का कंपोनेंट कैसे किया जाए ना, हम लोगों ने ये सीख लिया है। यहाँ तक कोई भी दिक्कत है तो एक बार जरा दोबारा सोचे, नहीं तो मैं इसमें आगे बढ़ाऊँ। यहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है ना हम लोगों को समझ में आ गया है। अगर इतना आ चुका है तो आगे देखते हैं क्या मैं कहना चाहता हूँ, ध्यान। अच्छा, अभी तक मैंने क्या बताया, मैंने वेक्टर का कंपोनेंट सिखाया कि जिस डायरेक्शन के साथ एंगल पता होगा उस डायरेक्शन के साथ कॉस थीटा आएगा, दूसरे डायरेक्शन के साथ क्या आता है, साइन थीटा। अब इसी में एक दो बातें और है, सुन लो। देखो, एक रिजल्ट और मैं लिखवाना चाहता हूँ। देखो, अगला पॉइंट मैं क्या बताना चाहता हूँ, अगले पॉइंट्स पर ध्यान देना। जैसे मैं कह रहा हूँ, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, ये ओरिजिन। इस वेक्टर का ना, इस वेक्टर का, मुझे एक वेक्टर है, उस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट ए एक्स दिया हुआ है और वाई कंपोनेंट ए वाई दिया गया। देखो, अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा है, कंपोनेंट करना सीखा ना। अब अगर कंपोनेंट करना सीख चुके हैं तो इसी में एक दो बातें और मैं बताना चाह रहा हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ, हमारे पास में कोई वेक्टर है, उस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट कितना, ए एक्स, उस वेक्टर का वाई कंपोनेंट कितना, ए वाई। दो डायरेक्शन में था तो दो डायरेक्शन में मैंने एक कंपोनेंट ए एक्स माना, दूसरा कंपोनेंट वाई। अच्छा, मैं पूछूं रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ से जाएगा, तुम कहोगे सर हमने एडिशन में पढ़ा, अगर दोनों वेक्टर का टेल मिला हो तो रिजल्टेंट यही बीच में से कहीं आएगा पैरेललोग्राम लॉ लगाकर। तो अगर मैं रिजल्टेंट निकालू ना तो तुम कहोगे सर ये हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा। अभी तक देखो, अभी तक मुझे वेक्टर पता था तो उसको मैं उसका कंपोनेंट कर रहा था। कंपोनेंट कैसे किया, जिस डायरेक्शन के साथ एंगल पता था उसके साथ कॉस, दूसरे के साथ साइन। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं ना, वेक्टर का कंपोनेंट पता है और वो वेक्टर लिखना चाह रहे हैं। तो जब वेक्टर का कंपोनेंट पता हो तो वो वेक्टर कैसे लिखा जाएगा, देखो, तो वो वेक्टर लिखने का तरीका है कि अगर मुझे, देखो मैं प्रूव करके दिखा देता हूँ। अच्छा, अगर ये ए वाई वेक्टर है तो ये भी क्या होगा, तुम कहोगे सर पैरेलल वेक्टर है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ए वाई ही होगा ना। तो ये हमारा ए एक्स वेक्टर, ये ए वाई वेक्टर। अगर तुम जरा ध्यान से देखो तो ए एक्स वेक्टर के हेड पे ए वाई का टेल रखा हुआ है। तो यहाँ पर अगर मैं ट्राइंगुलर लॉ लगा दूं ना, तो ट्राइंगुलर लॉ लगाकर मुझे क्या पता चल रहा है
कि ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर इज इक्वल्स टू कितना है, ए वेक्टर। देखो एक वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल हो तो ट्राइंगल का तीसरा साइड अपोजिट ऑर्डर में किसको बताता है, रिजल्टेंट वेक्टर को। ये हमारा ट्राइंगल का तीसरा साइड बता रहा है। तो ए वेक्टर हमारा कितना आ गया, ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई। देखो इसी को मैं और भी अच्छे से लिखूं। अच्छा ए एक्स वेक्टर क्या है, इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट है वेक्टर फॉर्म में। अब एक्स कंपोनेंट कैसे लिखोगे, तुम कहोगे सर एक्स कंपोनेंट अगर लिखना है ना तो उसका मैग्नीट्यूड लिख दीजिए और उसका डायरेक्शन लिख दीजिए। तो जरा बताना इस ए एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना, ए एक्स वेक्टर का डायरेक्शन, तुम कहोगे सर एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है तो मैंने क्या लिख दिया, आई कैप। ऐसे ए वाई वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना, ए वाई, इसका डायरेक्शन क्या है, वाई एक्सिस यानी जे की तरफ। तो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा ना, देखो रिजल्ट डायरेक्टली याद रखेंगे। सीखा क्या है, अगर वेक्टर का कंपोनेंट पता हो तो डायरेक्टली वेक्टर कैसे लिखा जाएगा, इस बात को अभी तक हम लोग सीख चुके हैं। क्या सीखे हैं कि अगर वेक्टर का कंपोनेंट पता हो तो उसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा। जरा ध्यान देना, एक बार मैं दोबारा से बोल रहा हूँ क्या कह रहा हूँ। अगर किसी वेक्टर का x कंपोनेंट ax हो, y कंपोनेंट ay हो, तो वो वेक्टर क्या होगा, तो वो वेक्टर होगा ना x कंपोनेंट इंटू आई कैप प्लस वाई कंपोनेंट इंटू जे कैप। ऐसे अगर z कंपोनेंट होता तो क्या लिख देते, प्लस z कंपोनेंट इंटू के कैप। अभी तक हम लोगों ने रिजोल्यूशन में दो चीजें पढ़ा, एक तो वेक्टर का कंपोनेंट किन दो डायरेक्शन में होगा, परपेंडिकुलर, और फिर कंपोनेंट कैसे करते हैं, जिस डायरेक्शन के साथ एंगल पता होगा उसके साथ कॉस आएगा, दूसरे के साथ साइन आएगा। फिर अगला पॉइंट हमने क्या देखा कि अगर वेक्टर का एक्स और वाई कंपोनेंट पता हो तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे, तो उसका तरीका एक्स कंपोनेंट के साथ आई कैप लगा दें प्लस वाई कंपोनेंट के साथ क्या लगा देना है, जे कैप लगा दें, तो हमारा एक्स और वाई कंपोनेंट निकल कर आ जाता है। ये हो गया। तो अब अगर मुझे एक रिजल्ट और लिखाना है वो भी ध्यान देंगे। देखो अगर ये हो चुका है ना तो एक रिजल्ट मुझे और बताना है, वो भी मैं बता देता हूँ। इसी डायग्राम को देखना। अब देखो मैं क्या निकालना चाहता हूँ, ध्यान देना। तीसरा रिजल्ट पे ध्यान दें, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। थर्ड रिजल्ट हमारे पास में क्या है, जैसे मैं कह रहा हूँ, मान लिया ए वेक्टर हमें दिया गया है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। अगर हमें ये कोई वेक्टर दिया जाए ना तो मैं इसका क्या निकालना चाहता हूँ, मैग्नीट्यूड। देखो दो बातें पढ़ चुके हैं, पहला क्या पढ़ा है कि कंपोनेंट कैसे करेंगे, तो कंपोनेंट दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में करते हैं, और कैसे करते हैं, जिस डायरेक्शन के साथ एंगल पता हो उसके साथ कॉस, दूसरे के साथ साइन। फिर दूसरा हमने क्या पढ़ा कि अगर कंपोनेंट पता हो तो उसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो अगर कंपोनेंट पता हो तो वेक्टर फॉर्म में लिखने का तरीका एक्स कंपोनेंट के साथ आई कैप, वाई कंपोनेंट के साथ जे कैप, और अगर जेड कंपोनेंट होता तो उसके साथ क्या लिख देते, प्लस में के कैप लिख रहे होते। अब हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं, अगर वेक्टर हमें कंपोनेंट के फॉर्म में ऐसे वेक्टर फॉर्म में दिया गया है तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना सीख रहे हैं। क्या निकालना सीखेंगे, इसका मैग्नीट्यूड। देखो मैं पहले ये वेक्टर बनाऊं तो तुम कहोगे सर ये एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन। इस वेक्टर का जरा बताना मुझे एक्स कंपोनेंट कितना दिया है, तो तुम कहोगे सर वेक्टर का एक्स कंपोनेंट है ए एक्स। इस वेक्टर का y कंपोनेंट मुझे कितना दिया गया है, तो तुम कहोगे सर वेक्टर का y कंपोनेंट कितना है, ए वाई। हमारे पास में एक वेक्टर था, इस वेक्टर का x कंपोनेंट मुझे कितना दिया था, ए एक्स। इस वेक्टर का y कंपोनेंट मुझे कितना दिया हुआ, ए वाई। जरा बताना रिजल्टेंट कहाँ से पास करेगा, तो रिजल्टेंट यहाँ बीच में से पास करेगा, ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है। एक बात और देखो, अगर ये ए वाई है तो ये भी कितना, ए वाई, ये एंगल कितना होता है 90 ना। तो क्या ये हमारे पास एक ट्राइंगल का नाम भी दे देता हूँ, क्या ट्राइंगल ओ ए एम, ट्राइंगल ओ ए एम। किस ट्राइंगल की मैं बात कर रहा हूँ, देखो इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, ट्राइंगल ओ ए एम। क्या हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ना तो राइट एंगल ट्राइंगल में हाई पैथागोरस थ्योरम लगाएं। पैथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यानी ए एम का स्क्वायर प्लस बेस यानी ओ एम का स्क्वायर। क्या कर रहे हैं हम लोग, हमें एक वेक्टर दिया गया था ना कंपोनेंट के फॉर्म में, इसका मैं क्या निकालना चाहता हूँ, मैग्नीट्यूड। तो वही मैंने प्रूफ किया कर रहा हूँ कि राइट एंगल ट्राइंगल में पैथागोरस थ्योरम लगाओ। अब देखो ओ ए क्या है, तो तुम कहोगे सर ओ ए तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, तो ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को मैंने क्या लिख दिया, ए स्क्वायर। ऐसे देखो ए एम क्या है, ए एम, तो तुम कहोगे सर वेक्टर का वाई कंपोनेंट, तो हो जाएगा ए वाई का स्क्वायर। ऐसे मैं पूछूं ओ एम क्या है, ओ एम, तो OM मुझे दिख रहा है ना वेक्टर का x कंपोनेंट है यानी ax का स्क्वायर।
तो जरा बताना यहाँ ए हमारा कितना बनकर आया, तो अंडर रूट लें तो हो जाएगा अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस का, अगर स्क्वायर रूट लें तो हमारा क्या बनकर आ जाएगा, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई का होल स्क्वायर। अब देखो हमने क्या प्रूव किया कि अगर वेक्टर का मुझे एक्स कंपोनेंट पता हो, वेक्टर का मुझे वाई कंपोनेंट पता हो ना, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है अंडर रूट एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। इसको मैं ऐसे भी बोलता हूँ, अगर हमें ये ए वेक्टर दिया गया हो ना, आज के बाद इसको देखकर डायरेक्टली ये लिखना सीखेंगे। क्या देखकर डायरेक्टली लिखना सीखना है कि अगर मुझे ए वेक्टर दिया गया हो ना, तो ए वेक्टर कितना दिया गया, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है अंडर रूट आई कैप के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कॉफिशिएंट का स्क्वायर। इस तरह मैं क्या कर लूंगा, वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालूंगा। अगर ध्यान दे रहे हो तो अभी तक देखो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, एक बार देखते हैं फिर न्यूमेरिकल पे आते हैं। हाँ, एक बार जरा ध्यान देना हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। एक बार रिवाइज, हम लोगों ने स्टार्ट किया था अपना टॉपिक रेजोल्यूशन या कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। रेजोल्यूशन या कंपोनेंट ऑफ वेक्टर में सबसे पहले कंपोनेंट करना सीखा। कैसे कंपोनेंट करते हैं, जब भी वेक्टर का कंपोनेंट करना हो दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट करेंगे, और दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी कंपोनेंट कैसे करते हैं, जिस डायरेक्शन के साथ एंगल पता होगा उसके साथ कॉस आएगा, दूसरे के साथ साइन। फिर हम लोगों ने देखा अगर वेक्टर का एक्स और वाई कंपोनेंट पता हो तो उसके साथ में एक्स कंपोनेंट के साथ आई कैप लगा दो, वाई कंपोनेंट के साथ जे कैप, और जेड कंपोनेंट के साथ अगर के कैप लगा दो तो वेक्टर फॉर्म में लिखा जा सकता है उस वेक्टर को। फिर मैंने देखा कि अगर वेक्टर फॉर्म में दिया हो आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में वेक्टर को दिया गया हो तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। तो वेक्टर के मैग्नीट्यूड का फार्मूला आया अंडर रूट आई कैप के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कॉफिशिएंट का स्क्वायर। ये हमने फार्मूला देखा। अगर ये हो चुका तब आगे देखिए क्या है। अब न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल हम लोग स्टार्ट करते हैं, ध्यान देना। न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, क्या है, इफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू, देखो मुझे ए वेक्टर कितना दिया गया है, तुम कहोगे सर ए वेक्टर दिया गया है 3 i कैप प्लस 4 j कैप। अब क्या पूछा है, फाइंड ए एक्स। ए एक्स का मतलब क्या है, वेक्टर का एक्स कंपोनेंट बताना। ए एक्स का मतलब मुझे क्या बताना है, इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट। अच्छा बताना वेक्टर का एक्स कंपोनेंट क्या होता है, आई कैप का जो भी कॉफिशिएंट है ना उसे हम लोग वेक्टर का एक्स कंपोनेंट कहेंगे। तो यहाँ आई कैप का कॉफिशिएंट कितना है 3, तो इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट कितना निकल कर आ गया 3। ऐसे ए वाई पूछा, ए वाई क्या है, वेक्टर का वाई कंपोनेंट। वेक्टर का वाई कंपोनेंट क्या होता है, जे कैप का जो कॉफिशिएंट है ना उसे हम लोग क्या नाम देते हैं, वेक्टर का वाई कंपोनेंट। यानी ए वाई हमें कितना दिया गया है 4। अगला देखो क्या पूछा है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अच्छा किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो अगर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है ना तो उसका फार्मूला होता है, वेक्टर के मैग्नीट्यूड का फार्मूला होता है अंडर रूट आई कैप के कॉफिशिएंट का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस जे कैप का कॉफिशिएंट कितना 4, तो 4 का स्क्वायर। नेक्स्ट हमें क्या निकालना, मैग्नीट्यूड। अच्छा वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो फार्मूला होता है अंडर रूट आई कैप के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कॉफिशिएंट का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। देखो यहाँ 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 कितना 25, और 25 का स्क्वायर रूट 5। ये हमारा आ गया। अगला ध्यान देना क्या पूछा है, एंगल ऑफ ए वेक्टर फ्रॉम एक्स एक्सिस। इस ए वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ क्या करना है, एंगल निकालना है। मुझे कह रहा है कि ए वेक्टर और किसके बीच का एंगल निकालो, एक्स एक्सिस के बीच का एंगल निकालो। तो देखो मैं डायग्राम बनाना सिखा रहा हूँ। ये हमारे पास में एक्स और वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन। जरा इस वेक्टर को बनाओ तो तुम कहोगे सर ये जो वेक्टर है ना, तुम कहोगे सर ये जो वेक्टर है इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट कितना है 3 है, इस वेक्टर का y कंपोनेंट कितना 4, ये 4 तो ये भी 4। एक्स एक्सिस के साथ एंगल को चलो मैं क्या नाम दे देता हूँ अल्फा। तो ए वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ एंगल पूछा है, इसका मतलब क्या पूछा है, अल्फा पूछा होगा। देखो मैं अल्फा निकाल कर दिखाता हूँ, इस ट्राइंगल में साइन अल्फा लिखना। अच्छा साइन, एक बात हो, कभी भी एंगल वगैरह निकालना हो ना टेन हमेशा लिखते हैं अक्सर। कभी भी एंगल निकालना हो एक्स वाई या किसी भी डायरेक्शन के साथ हम लोग क्या लिखते हैं टेन। अच्छा टेन अल्फा का फार्मूला, टेन का फार्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना 4 अपॉन बेस कितना 3। टेन कितने का वैल्यू 4/3 होता है, तुम कहोगे सर 53 डिग्री। तो ए वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है
53 डिग्री एंगल बना रहा है। देखो फिफ्थ क्वेश्चन क्या पूछा है, एंगल ऑफ ए वेक्टर फ्रॉम वाई एक्सिस। अच्छा, एक्स एक्सिस से अगर एंगल अल्फा है ना तो वाई एक्सिस से मैं बीटा कहूँ। अच्छा बताना वाई एक्सिस से कितना एंगल है, तुम कहोगे सर टोटल एंगल तो 90 दिख रहा, 90 में से अल्फा यानी 53 माइनस कर दें तो वाई एक्सिस से कितना एंगल बनकर आ जाएगा, 90 माइनस 53 होता है 37 डिग्री। अगला क्या पूछा है, यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। इस ए वेक्टर के डायरेक्शन में मुझे क्या बताना है, यूनिट वेक्टर जरा बताना। यूनिट ए वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को लिखेंगे कैसे, ए कैप से। किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या होता है, उसके ऊपर कैप लगा दो। और ए कैप का फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा होगा, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ए कैप का फार्मूला ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। जरा ध्यान देना, ए वेक्टर मुझे दिया कितना है, तो ए वेक्टर हमें दिया गया है 3i कैप प्लस 4j कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मुझे कितना दिया गया 5। तो यहाँ अपॉन में कितना लिख दूंगा 5। तो ये हमने क्या स्टार्ट किया, इस सवाल में हमने वेक्टर का एक्स कंपोनेंट निकाला। अच्छा एक्स कंपोनेंट होता क्या है वेक्टर का, आई कैप का जो कॉफिशिएंट होगा उसे क्या नाम देते हैं, वेक्टर का एक्स कंपोनेंट कहेंगे। वाई कंपोनेंट क्या होता है, जे कैप के कॉफिशिएंट को वेक्टर का वाई कंपोनेंट कहते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या होता है, तो अगर वेक्टर फॉर्म में पता हो तो मैग्नीट्यूड का फार्मूला है अंडर रूट आई कैप के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कॉफिशिएंट का स्क्वायर। अगला एक्स एक्सिस के साथ एंगल पूछा है ना, तो एक्स एक्सिस के साथ एंगल कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए मैंने कहा डायग्राम बनाकर उसमें tan लिख दो। तो सॉल्व करके एक्स एक्सिस के साथ एंगल आ गया कितना 53, वाई एक्सिस के साथ एंगल आया 37। और लास्ट में ए वेक्टर के डायरेक्शन में क्या पूछा हुआ था, यूनिट वेक्टर, यानी ए कैप का फार्मूला होता ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अगर ये हो गया, अगले सवाल पे मूव करें। देखिए अगला भी बिल्कुल वही सेम सवाल है जो अभी किया है, एक बार और जल्दी से 2 मिनट में हम लोग ये सवाल भी कर लें। जरा ध्यान देना, ए वेक्टर मुझे दिया है ना, ए वेक्टर दिया गया है 12i कैप प्लस 5j कैप। पहला सवाल एक्स कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट क्या होता है, आई कैप का कॉफिशिएंट। दूसरा सवाल वाई कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट क्या होता है, जे कैप का कॉफिशिएंट। तीसरा सवाल मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कैसे निकालोगे, अंडर रूट आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर। जरा बताना 12 का स्क्वायर कितना 144, 5 का स्क्वायर कितना 25, 144 प्लस 25 कितना हो जाएगा 169, और 169 का स्क्वायर रूट कितना होता है 13। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारा निकल कर आ गया कितना 13। देखो वेक्टर का एक्स कंपोनेंट पता चला, वेक्टर का वाई कंपोनेंट पता चला, और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारा कितना निकल कर आ चुका है 13 मैग्नीट्यूड निकल कर आ गया। अगर ये हो गया तो देखो आगे क्या पूछा है, ए वेक्टर और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल ना, जब भी एंगल वगैरह निकालना होता है मैं डायग्राम बनाता हूँ। देखो तो ये मेरा वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, इस वेक्टर का ये जो वेक्टर है ना, इस ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट मुझे कितना पता है 12, वाई कंपोनेंट मुझे कितना पता है 5। एक्स एक्सिस के साथ एंगल पूछ रहा है, इसको मैं क्या नाम दे देता हूँ अल्फा। तो जरा बताना एक्स एक्सिस के साथ एंगल कभी भी निकालना हो तो हम लोग क्या लिखते हैं ट्राइंगल में, tan अल्फा। tan का फार्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 5 बेस कितना। यही सेम सवाल अभी किया है। तो बताना यहाँ 5/12 मुझे नहीं पता क्या होता है ना, तो tan इधर आएगा, 5/12 मुझे नहीं पता tan कितने का वैल्यू है, तो मैंने कहा tan उधर जाएगा तो tan इनवर्स 5/12। तो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बन चुका है tan इनवर्स 5/12। ऐसे देखो अगला सवाल क्या पूछा, वाई एक्सिस के साथ एंगल ना, तो वेक्टर वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है उसको बीटा कह दूं। अगर ये 12 तो ये भी 12, ये कितना 90। तो ऊपर वाले ट्राइंगल में tan बीटा लिखना। अच्छा tan का फार्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखो बीटा के सामने जो साइड है वो परपेंडिकुलर कितना 12, और बेस क्या होगा 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, ये अगर 5 तो ये भी कितना 5। तो बेस हमें कितना दिया हुआ है 5। तो बीटा हमारा आ गया कितना tan इनवर्स 12 ये हो गया। अच्छा लास्ट सवाल में क्या पूछा हुआ है, यूनिट वेक्टर। देखो लास्ट वाला मुझसे क्या पूछा, ए वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। अच्छा बताना ए वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को हम क्या लिखेंगे ए कैप, और ए कैप का फार्मूला क्या होगा, तो ए कैप का फार्मूला होता ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ए कैप का फार्मूला क्या बनेगा, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अच्छा जरा देखें ए वेक्टर है कितना, तो ए वेक्टर शायद मुझे दिया गया है ना 12i कैप प्लस 5j कैप होल डिवाइड बाई
मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना 13, तो डिवाइड बाय मैंने कितना लिख दिया है 13 लिखा हुआ है। यहाँ तक कोई भी दिक्कत है तो एक बार, अच्छा अभी तक हमने क्या पढ़ा, तीन बातें मैं बार बार यूज कर रहा हूँ। वेक्टर का कंपोनेंट करना हो तो जिस डायरेक्शन के साथ एंगल बताओ उसके साथ कॉस, दूसरे के साथ क्या आता है साइन। इसके बाद में हमने क्या देखा, अगर वेक्टर का कंपोनेंट पता हो तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो एक्स कंपोनेंट के साथ आई कैप, वाई कंपोनेंट के साथ क्या यूज होता है जे कैप। इसके बाद हमने क्या देखा, इसके बाद हमने देखा ना कि अगर वेक्टर पता हो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो फार्मूला था अंडर रूट आई कैप के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कॉफिशिएंट का स्क्वायर। और किसी वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर पूछे तो पहले फार्मूला पढ़ चुके, क्या फार्मूला, ए कैप इज इक्वल्स टू ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अगले न्यूमेरिकल पे चले देखें क्या है। अगला सवाल देखना क्या पूछा होगा, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू, ए वेक्टर कितना दिया है 0.6 आई कैप प्लस बी जे कैप इज अ यूनिट वेक्टर। अच्छा ए वेक्टर अगर यूनिट वेक्टर का मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना 1, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। अच्छा जरा बताना, ए वेक्टर का मुझे मैग्नीट्यूड दिया है और क्या वेक्टर का मैग्नीट्यूड मुझे भी निकालना आता है, हाँ बिल्कुल। वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट आई कैप का कॉफिशिएंट, तो आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर कितना 0.6 का स्क्वायर प्लस जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर यानी कितना बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब देखो बी निकालना है ना, तो बी के साथ में अंडर रूट है, अंडर रूट कैसे खत्म होगा, होल स्क्वायर कर दे, तो इधर दोनों साइड होल स्क्वायर करना, तो 0.6 का स्क्वायर 0.36 बी स्क्वायर, बी स्क्वायर हमारा कितना बनेगा 1 माइनस 0.36, तो बी स्क्वायर आ गया, इसको माइनस करोगे कितना 0.64 का स्क्वायर रूट कितना 0.8, तो सॉल्व करके b का वैल्यू कितना आया। अच्छा यहाँ क्या कहा था, b हमारा यूनिट वेक्टर, ए हमारा कैसा यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, और वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट आई कैप के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कॉफिशिएंट का स्क्वायर। सॉल्व किया, सॉल्व करके हमारा b का वैल्यू निकल कर आ गया कितना 0.8। अगर इतना हो चुका है तो अब आगे हम लोग अगले न्यूमेरिकल पर मूव करते हैं। देखिए अगला ये सवाल है क्या है, इफ फोर्स F इज इक्वल टू 10 न्यूटन, जरा ध्यान देना फोर्स हमें कितना दिया गया 10 न्यूटन, इज एक्टिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में लग रहा है, तो फाइंड इट्स वाई कंपोनेंट। तो मुझे फोर्स का क्या बताना है वाई कंपोनेंट, जैसे मैं डायग्राम बनाऊं ना, ये हमारा एक्स और वाई डायरेक्शन है। अच्छा फोर्स किस डायरेक्शन में लगा है, तो तुम कहोगे सर फोर्स लगा हुआ है ना एक्स डायरेक्शन में, कितने मैग्नीट्यूड का 10 न्यूटन का फोर्स है। अब बताना है वाई कंपोनेंट कितना होगा। अच्छा वाई कंपोनेंट कहते किसे थे, तो मैंने कहा था अगर वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट भेजें तो यहाँ जो शेडो बनेगा वाई एक्सिस, अब अगर ऐसा वेक्टर है क्या इसका कोई भी शेडो यहाँ वाई एक्सिस पर बनने वाला है, नहीं, तो वाई एक्सिस पर शेडो नहीं बन रहा, तो वाई कंपोनेंट कितना 0। तो तुम कहोगे सर अगर पूरा का पूरा वेक्टर हमारा एक्स डायरेक्शन में है तो वेक्टर का वाई कंपोनेंट हमारा कितना बन जाएगा 0 बनेगा। ये क्लियर है ना, अगर पूरा वेक्टर वाई डायरेक्शन में हो तो वेक्टर का एक्स कंपोनेंट हमारा कितना निकल कर आ जाएगा 0। पूरा वेक्टर अगर जेड डायरेक्शन में है तो वेक्टर का एक्स और वाई कंपोनेंट कितना बनकर आ जाएगा 0। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कभी भी कंपोनेंट नहीं आता है। अगला न्यूमेरिकल, अगला क्या सवाल है, हाँ, अगले क्वेश्चन को देखो, रिजॉल्व द वेक्टर इन कंपोनेंट फॉर्म, इस वेक्टर को हमें किस फॉर्म में लिखना, कंपोनेंट के फॉर्म में। अच्छा वेक्टर का रिजोल्यूशन या कंपोनेंट हम कैसे करते हैं, दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, वो दोनों डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हो या कैसे भी दो। अब देखो ये एक ए वेक्टर दिया है, इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना 10 न्यूटन है, ये ए वेक्टर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से कितना एंगल पर है 37। तो कंपोनेंट हम लोग कैसे करते थे, कंपोनेंट का तरीका है ना, जिस डायरेक्शन के साथ एंगल पता होगा उसके साथ में क्या आएगा कॉस, कॉस 37 कितना 4/5, 5 2 जा, तो सॉल्व करके हमारा एक्स कंपोनेंट कितना बनकर आ गया 10 न्यूटन। अच्छा बताना जिस डायरेक्शन के साथ एंगल नहीं पता होता उसके साथ क्या आता है साइन, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा। अच्छा वाई कंपोनेंट हमारा कितना बनकर आएगा, वाई कंपोनेंट हमारा बनकर आ जाएगा 10 साइन 37।
अच्छा साइन 37 कितना होगा, 3/5 सॉल्व करेंगे कितना वाई कॉम्पोनेंट आ जाएगा 6 न्यूटन। तो एक्स कॉम्पोनेंट हमारा आया 8 न्यूटन और वाई कॉम्पोनेंट क्या है। अच्छा कॉम्पोनेंट कैसे करेंगे, जिस डायरेक्शन के साथ एंगल उधर कॉस, दूसरे के साथ साइन। जैसे इसमें अगला सवाल क्या है, इधर कॉम्पोनेंट करना है ना, कॉम्पोनेंट बताना कहाँ कहाँ आएगा सर, एक ये हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट, एक ये वर्टिकल कॉम्पोनेंट। जिस डायरेक्शन के साथ एंगल पता होगा उसके साथ क्या आता है कॉस, तो ये कॉम्पोनेंट हो गया 20 कॉस। जिस डायरेक्शन के साथ एंगल नहीं पता उसके साथ क्या आएगा साइन, तो ये कॉम्पोनेंट कितना हो गया 20 साइन 30। जरा बताना कॉस 30, तो कॉस 30 होता √3/2, 2 से कट करोगे सॉल्व करके कितना आ गया, एक्स कॉम्पोनेंट आया 10 √3 न्यूटन। और वाई कॉम्पोनेंट देखो साइन 30 कितना 1/2, 2 से कट करोगे तो वाई कॉम्पोनेंट हमारा कितना बनकर आ जाएगा 10 न्यूटन। तो कंपोनेंट करने का तरीका है, जिस डायरेक्शन के साथ एंगल पता हो उधर कॉस आएगा, और जिस डायरेक्शन के साथ एंगल ना पता हो उधर क्या आता है साइन। ठीक है, वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे हमारा कंपोनेंट निकल कर आ जाता है। अगर ये हो गया तो अब अगले सवाल पे मूव करें। देखिए अगला सवाल क्या, ध्यान देना, फाइंड रिजल्टेंट ऑफ गिवन वेक्टर। अच्छा हमारे पास तीन वेक्टर दिए, देखो एक 4 न्यूटन का वेक्टर लेफ्ट साइड में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में 5 न्यूटन का वेक्टर, हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री के एंगल पर एक 10 न्यूटन का वेक्टर। इन तीन वेक्टर का क्या करना है, रिजल्टेंट निकालना है। एक बार में 2 मिनट में रिजल्टेंट बताऊं तो तुम कहोगे सर रिजल्टेंट तो हमें सिर्फ दो वेक्टर का निकालना आता है, दो वेक्टर दिया होता तो रिजल्टेंट का हमने बड़ा सा फार्मूला पढ़ा क्या, √a² + b² + 2ab cos थीटा। और उसमें तीन स्पेशल केस भी देखे थे, मैंने कहा था अक्सर ये हम ज्यादा यूज करते हैं। कौन केस, कि दो वेक्टर एक डायरेक्शन में हो तो रिजल्टेंट ऐड होगा, अपोजिट डायरेक्शन में हो तो सब्ट्रैक्ट होता है, परपेंडिकुलर हो तो रिजल्टेंट होता है √a² + का b²। फिर ये भी हमने पढ़ा रिजल्टेंट में कि दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो तो रिजल्टेंट होता है 2a cos θ/2। पर यहाँ दो नहीं, कितने वेक्टर हैं, तीन। तो जब दो से ज्यादा वेक्टर आ जाए ना तो सबसे पहला काम हम लोग करते हैं, सारे वेक्टर को दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लिख लो। क्या कह रहा हूं मैं, जब भी हमारे पास में दो से ज्यादा वेक्टर, 3 वेक्टर, 4 वेक्टर, 5 वेक्टर, कितने भी वेक्टर आ जाए ना, सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, दोनों वेक्टर को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट करके लिख लो। तो जरा ध्यान दो ना, 4 न्यूटन तो पहले से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, 5 न्यूटन तो पहले से वर्टिकल डायरेक्शन में, तो क्या इनका कंपोनेंट हम लोग करेंगे, नहीं। कंपोनेंट किसका करेंगे, जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में ना हो। तो जैसे अगर मैं 10 न्यूटन का कंपोनेंट करूँ ना, तो 10 न्यूटन का कंपोनेंट कितना, 10 cos 37। जिस डायरेक्शन के साथ एंगल पता होगा उधर कॉस आएगा। और ये कंपोनेंट कितना 10 sin 37। अच्छा कॉस 37 कितना 4/5, तो 4/5 सॉल्व करेंगे कितना, ये आ गया 8 न्यूटन। और साइन 37 कितना 3/5, ये आ जाएगा। जब एक बार सारे वेक्टर ना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और वर्टिकल डायरेक्शन में हो जाए तो अब क्या करना है, दो और रिजल्ट का हम लोग यूज करते हैं। कौन सा, कि जो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है वो ऐड होंगे, जो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं वो सब्ट्रैक्ट होंगे। जरा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को देखना तो तुम कहोगे सर हॉरिजॉन्टली राइट डायरेक्शन में कितना 8 न्यूटन है, हॉरिजॉन्टल में राइट डायरेक्शन में कितना फोर्स है 8 न्यूटन, और लेफ्ट डायरेक्शन में कितना फोर्स है 4 न्यूटन। तो नेट फोर्स क्या आएगा, सब्ट्रैक्ट होगा, और नेट फोर्स का डायरेक्शन हमेशा बड़े की तरफ होता है, तो 8 - 4 कितना बनेगा, हॉरिजॉन्टली राइट 4 न्यूटन। अपवर्ड डायरेक्शन में देखिए 6 न्यूटन है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना 5 न्यूटन। तो नेट फोर्स 6 न्यूटन की तरफ आएगा, और 6 - 5 कितना। और जब फाइनली सब कंपोनेंट करके और जो वेक्टर सेम डायरेक्शन में उनको ऐड करके, जो अपोजिट में उनको सब्ट्रैक्ट करके ये सब कर चुके होंगे ना, तो आखिरी में दो कंपोनेंट बचेगा, वो भी दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट बचेगा। और हमें पता अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, तो रिजल्टेंट वेक्टर होता √a² + b²। ए कितना 1, b4, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16 + 1 कितना 17। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ना वो कैसे आ गया, कितना आया √17 न्यूटन। एक बार जरा सुने क्या मैं कह रहा हूँ, जब कभी भी वेक्टर का कंपोनेंट करना हो तो सबसे पहले वेक्टर को हम लोग दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट करते हैं, और जनरली 95% केस में वो कंपोनेंट कैसे होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। जो वो फोर्स पहले से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में उनका कंपोनेंट नहीं करते हैं, जो नहीं है कितने भी हो उन सबका कंपोनेंट कर देंगे। कंपोनेंट करते कैसे हैं, जिस डायरेक्शन के साथ एंगल पता उधर कॉस, दूसरे के साथ साइन।
कंपोनेंट करने के बाद में अब जो फोर्स सेम डायरेक्शन में उनको ऐड करेंगे, जो अपोजिट डायरेक्शन में उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्शन के बाद में रिजल्टेंट किधर बचता है, बड़े वाले वेक्टर की तरफ। और ये सब करने के बाद में आखिरी में हमेशा दो परपेंडिकुलर वेक्टर बनेंगे, और अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। और सॉल्व करके हमारा रिजल्टेंट कितना बनकर आ जाएगा, अंडर रूट 17 न्यूटन। यहाँ तक कोई भी दिक्कत वगैरह है तो एक बार डिस्कस कर लें, एक बार दोबारा देख लें, नहीं तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला न्यूमेरिकल हमारा क्या है। अगला सवाल क्या देखो, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। इस बार भी वही सेम सवाल है ना। अच्छा, जब भी यहाँ कितने वेक्टर हैं, एक 5 न्यूटन का, तीनों 5 न्यूटन के हैं, एक वर्टिकल है, दो एंगल पर। तो जब कभी भी वेक्टर का रिजल्टेंट पूछे, दो से ज्यादा वेक्टर हो, तो क्या करते हैं, कंपोनेंट। सबसे पहला काम कंपोनेंट, किन दो डायरेक्शन में, किन्हीं भी दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, जनरली वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल होते हैं। तो जरा बताना, अगर मैं कंपोनेंट करूं, ध्यान देना, मैं डायरेक्टली लिखूंगा ये कंपोनेंट कितना, मैं डायरेक्टली वैल्यू लिखूंगा, ये कंपोनेंट आएगा 5 cos 37, जिस डायरेक्शन से एंगल उधर cos। ये वाला कंपोनेंट 5 sin 37, cos 37 4/5, तो ये आ गया 4, sin 37 3/5, तो ये आ गया 3। इधर इसका कंपोनेंट करना, तो ये कंपोनेंट होगा 5 cos 53, ये कंपोनेंट इसका वर्टिकल कितना, 5 sin 53। अच्छा, साइन cos 53 कितना, 3/5 ना, तो ये कितना बनेगा 3, cos 53 कितना 4/5, तो ये कितना बनेगा 4। अच्छा, इतना सारा मेहनत करके अब सारे वेक्टर या तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो गए या वर्टिकल। और जब सारे वेक्टर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में लिखे जा चुके हों, तो अब अगला काम क्या है, जो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे उनको ऐड करेंगे, जो अपोजिट में होंगे उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। जरा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे ध्यान रखना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को देखना जरा। तो हॉरिजॉन्टल राइट डायरेक्शन में 4 न्यूटन, लेफ्ट डायरेक्शन में 3, तो नेट फोर्स राइट डायरेक्शन में कितना आ जाएगा, 1 न्यूटन। अच्छा, अपवर्ड डायरेक्शन में देखना, ये 3 और ये 4, 7 न्यूटन, और डाउनवर्ड में कितना 5 न्यूटन, तो नेट कितना आएगा 2 न्यूटन आएगा, और किस डायरेक्शन में, अपवर्ड। और जब सब कुछ हो चुका होगा ना, तो आखिरी में हमेशा दो परपेंडिकुलर वेक्टर बनते हैं, और अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो रिजल्टेंट वेक्टर होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1। तो रिजल्टेंट हमारा आ गया है अंडर रूट 5 न्यूटन। इतना क्लियर है। तो हम लोग कंपोनेंट करना सीख गए हैं, अब उसी पे क्वेश्चन कर एनएलएम वगैरह में इस कॉन्सेप्ट का अच्छा खासा यूज है। अगर ये हो गया तो अगले सवाल पे चले, देखें क्या है अगला क्वेश्चन हमारे पास में। क्या, अ वेक्टर मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। इतना क्वेश्चन पढ़ के क्या पता चला, डायग्राम अगर मैं बनाऊं, ये मेरा हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल डायरेक्शन, तो एक वेक्टर है जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से कितने एंगल पर है, 30 मैंने बना। तो एक वेक्टर है जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से कितने एंगल पर है, 30। आगे, इफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर इज 250 न्यूटन। इस वेक्टर का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ना, वो कितना है, 250 न्यूटन। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो इस वेक्टर को अगर मैं ए कह दो तो इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला। एंड इट्स वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट को क्या लिखेंगे, ए वाई, तो ए वाई सिंपल है। देखो, कह रहा एक वेक्टर ए है जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से 30 डिग्री के एंगल पर है। इस वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारा कितना है, 250 न्यूटन है। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ, और इस वेक्टर का वाई कंपोनेंट हमें बताना है। तो जरा ध्यान देना, अगर वेक्टर पता हो तो उसका कंपोनेंट कैसे करते हैं। तो वेक्टर पता हो तो कंपोनेंट कैसे, ए का ये कंपोनेंट कितना आएगा, ए cos 30, और वाई कंपोनेंट कितना आ जाएगा, ए साइन। डायग्राम में अगर देखो ना, तो a cos 30 किसके इक्वल दिख रहा है, तो तुम कहोगे सर a cos 30 हमारा है 250। cos 30 होता कितना है, cos 30 होता अंडर रूट 3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 500 अपॉन अंडर रूट 3। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 500 अपॉन अंडर रूट 3। अच्छा, मैग्नीट्यूड आ गया तो जरा डायग्राम में देखो, वेक्टर का y कंपोनेंट कितना, a साइन, ए कितना हमने निकाला, 500 अपॉन रूट 3,
साइन 30 1/2, 2 से कट करोगे तो वेक्टर का y कंपोनेंट आ गया 250 अपॉन √3 न्यूटन। वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये आया और वेक्टर का y कंपोनेंट। वही सेम कॉन्सेप्ट है, थोड़ा बहुत इधर उधर न्यूमेरिकल वैल्यूज को कर रखा है, उसी का मैंने यूज किया। अगर ये हो गया तो बाकी देखते हैं। तो इस तरह अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, रेजोल्यूशन या कंपोनेंट ऑफ वेक्टर पढ़ रहे थे। और रेजोल्यूशन या कंपोनेंट ऑफ वेक्टर में हम लोगों ने क्या देखा है, तीन बातें सीखा। सबसे पहले रेजोल्यूशन या कंपोनेंट ऑफ वेक्टर में हम लोगों ने क्या सीखा है, तो रेजोल्यूशन या कंपोनेंट ऑफ वेक्टर में सबसे पहले हम लोगों ने सीखा है ना, सबसे पहले हमने सीखा कि अगर वेक्टर का कंपोनेंट कैसे करेंगे, तो कंपोनेंट दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में करते हैं। जिस डायरेक्शन से एंगल पता होगा उधर कॉस, दूसरे के साथ क्या आता है, साइन। इसके बाद में हमने क्या सीखा रेजोल्यूशन या कंपोनेंट ऑफ वेक्टर में, तो रेजोल्यूशन या कंपोनेंट ऑफ वेक्टर में इसके बाद हमने सीखा है कि अगर मुझे एक्स और वाई कंपोनेंट पता हो तो एक्स कंपोनेंट के साथ आई कैप लिखकर प्लस वाई कंपोनेंट के साथ जे कैप लिखकर उसको वेक्टर फॉर्म में लिखा जा सकता है। फिर हमने सीखा अगर वेक्टर फॉर्म में वेक्टर दिया हो तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो उसका तरीका अंडर रूट आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, ये वेक्टर के मैग्नीट्यूड निकालने का हमने तरीका देखा हुआ है। अब आगे हमें क्या स्टार्ट करना है, तो आगे हमारा अगला टॉपिक है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अभी भी रेजोल्यूशन पढ़ना है, पर कैसे, 3D में, यानी 2 डायमेंशनल में नहीं, 3 डायमेंशन में वेक्टर का रेजोल्यूशन या कंपोनेंट कैसे करेंगे, तो ध्यान देना। हमें वेक्टर का रेजोल्यूशन डिस्कस करना है 3 डायमेंशन में, तो मैं डिस्कस करूँ। हमारे पास में 3 डायमेंशन के एक्सिस में बना रहा हूँ। अच्छा, एक्स किसी को भी कह देना, बस एंटी क्लॉकवाइज में वाई एच जोड़ को कहते हैं। एक्सिस कैसे मानते हैं, एक्स एक्सिस किसी को अज्यूम कर लो, फिर वाई और जेड कैसे मानना होता है, एंटी क्लॉकवाइज में अज्यूम करना होता है। तो इस तरह मैं एंटी क्लॉकवाइज में मान लूंगा। और इनका इंटरसेक्शन, एक्सिस का इंटरसेक्शन क्या कहलाता है, ओरिजिन। तो ये हमारे पास में ओरिजिन है। एक वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए एक्स डायरेक्शन के साथ में अल्फा एंगल बना रहा है, वाई डायरेक्शन के साथ में बीटा एंगल बना रहा है, और जेड डायरेक्शन के साथ में कितना एंगल बना रहा है, गामा। देखो ए अल्फा क्या है, ए वेक्टर और एक्स एक्सिस के बीच के एंगल को अल्फा कह रहा हूँ, ए वेक्टर और वाई एक्सिस के बीच के एंगल को बीटा नाम दे रहा हूँ, ए वेक्टर और जेड एक्सिस के बीच के एंगल को क्या कह रहा हूँ, गामा। तो सबसे पहले मैं कह रहा हूँ अल्फा क्या है, तो तुम कहोगे सर अल्फा है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड ऐसे बीटा क्या है, तो यह है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड वाई एक्सिस। ऐसे गामा बताना क्या है, तो एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड जेड एक्सिस। ए वेक्टर का एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ मैंने एंगल बता दिया। अब मैथ्स में एक डेफिनेशन दिया जाता है ना, जब वेक्टर के 3 डायमेंशन पता हो तो मैथ्स में एक डेफिनेशन दिया जाता है, क्या, डायरेक्शन कोसाइन। सबसे पहले इसमें जो हमने 2D में नहीं डिफाइन किया वो 2D में भी डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले मैं क्या डेफिनेशन देना चाहता हूँ, डायरेक्शन कोसाइन, जिसे हम लोग क्या लिखते हैं, डी से। अब डायरेक्शन कोसाइन डिफाइन करने से पहले मैं कुछ और बातें बोल रहा हूँ, तो जरा ध्यान देना। डायरेक्शन कोसाइन डिफाइन मैं करने से पहले ये बातें बोलना चाहता हूँ। कौन कौन सी बातें हैं, देखो। इस ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट में अज्यूम कर लेता हूँ ए एक्स, इस ए वेक्टर का वाई कंपोनेंट में अज्यूम कर लेता हूँ ए वाई, इस ए वेक्टर का जेड कंपोनेंट में अज्यूम कर लेता हूँ ए जेड। वेक्टर का एक्स कंपोनेंट ए एक्स मैंने माना, वेक्टर का वाई कंपोनेंट में अज्यूम कर रहा हूँ ए वाई है, इस वेक्टर का जेड कंपोनेंट में अज्यूम कर लेता हूँ कितना है, ए जेड है। तो अगर ये सब है तो देखना ए एक्स हमारा क्या है, तो तुम कहोगे सर ए एक्स हमारा एक्स कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, ए वाई हमारे पास में क्या है, तो वाई कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, ए जेड हमारे पास में क्या है, तो जेड कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। वेक्टर के एक्स कंपोनेंट को ए एक्स कह रहा हूँ, वेक्टर के वाई कंपोनेंट को ए वाई, और वेक्टर के जेड कंपोनेंट को मैं क्या नाम दे रहा हूँ, ए जेड लिख रहा हूँ, यानी वेक्टर का जेड कंपोनेंट कितना है, ये है। अब अगर मैंने ये सब डिफाइन कर दिया ना, तो देखो डायरेक्शन कोसाइन का डेफिनेशन है। सबसे पहले मैं लिखूंगा डायरेक्शन कोसाइन। अच्छा, डायरेक्शन कोसाइन का मतलब क्या है, वेक्टर का एक्स वाई और जेड डायरेक्शन का, देखो इस वेक्टर का एक्स वाई और जेड तीनों डायरेक्शन का कोसाइन डिफाइन करना। कोसाइन का मतलब कॉस।
अब वेक्टर x डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनाएगा उसका कॉस, x डायरेक्शन का डायरेक्शन कोसाइन, वेक्टर y डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनाएगा उसका कॉस, y डायरेक्शन का डायरेक्शन कोसाइन, वेक्टर z डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनाएगा उसका कॉस, z डायरेक्शन का डायरेक्शन कोसाइन होगा। तो डायरेक्शन कोसाइन अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स के डायरेक्शन में वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन को हम लोग n लिखते हैं और इसका फार्मूला है कॉस अल्फा। डेफिनेशन क्या है? कॉस अल्फा। देखते रहे ना। ऐसे मैं कहूं डायरेक्शन कोसाइन अलोंग वाई एक्सिस यानी वेक्टर का वाई डायरेक्शन का डायरेक्शन कोसाइन, इसको मैं m लिखता हूं। डेफिनेशन क्या होगा? वाई डायरेक्शन से जो एंगल बना उसका कॉस। ऐसे मैं कहूं डायरेक्शन कोसाइन अलोंग जेड एक्सिस क्या होगा? जेड डायरेक्शन में डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा? तो इसको एन से लिखा जाता है। जेड डायरेक्शन से जो एंगल बना उसका कॉस। तो एक्स डायरेक्शन के डायरेक्शन कोसाइन को कॉस अल्फा लिखते हैं, वाई डायरेक्शन के डायरेक्शन कोसाइन को कॉस बीटा, और जेड डायरेक्शन के डायरेक्शन कोसाइन को क्या लिख रहे होते हैं? कॉस बीटा गामा। एक्स डायरेक्शन के डायरेक्शन कोसाइन को एल से डिनोट करते हैं, वाई डायरेक्शन के डायरेक्शन कोसाइन को एम, और जेड डायरेक्शन के डायरेक्शन कोसाइन को कैसे डिनोट कर रहे होते हैं? एन से डिनोट करते हैं। ये मैंने एल एम और एन के बारे में अल्फा बीटा गामा के टर्म में लिखकर दिखा दिया है। अब आगे सुनेंगे, ध्यान देना। हाँ, यहाँ तक कोई दिक्कत? एक बात और बताओ, इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट कितना माना? ए एक्स, वाई कंपोनेंट ए वाई और जेड कंपोनेंट ए जेड। जरा एक बात बताना, हमने कंपोनेंट करना सीखा है ना। वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा? अल्फा। तो जरा बताना, जिस डायरेक्शन से एंगल पता हो उसके साथ क्या था? कॉस। तो इस ए वेक्टर का अगर एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा हो तो एक्स कंपोनेंट यानी ए एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो तुम कहोगे सर ए एक्स का वैल्यू हो जाएगा ए कॉस अल्फा। ए एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? ए कॉस अल्फा। और अगर तुमने ध्यान दिया है ना, कॉस अल्फा क्या है? तो सर कॉस अल्फा कुछ नहीं, एक्स डायरेक्शन का डायरेक्शन कोसाइन यानी एल है। तो क्या मैं कह दूं एक्स डायरेक्शन के डायरेक्शन कोसाइन का फार्मूला निकल कर आ गया कितना? एक्स कंपोनेंट अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ए क्या है? वेक्टर का मैग्नीट्यूड। जैसे मैंने ये निकाला ना, इसी तरह निकाल कर देखना, वाई डायरेक्शन का डायरेक्शन कोसाइन क्या आएगा? वाई कंपोनेंट अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। जेड डायरेक्शन का डायरेक्शन कोसाइन क्या आएगा? जेड कंपोनेंट अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो एक तो हम लोग ये फार्मूला याद कर लेंगे, दो ये देखो हमें फार्मूला क्या याद रख लेना है? ये फार्मूला क्या है? अच्छा, डायरेक्शन कोसाइन का डेफिनेशन है कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। फार्मूला क्या है? एक्स डायरेक्शन का डायरेक्शन कोसाइन लिखना होगा तो एक्स कंपोनेंट अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। वाई डायरेक्शन का डायरेक्शन कोसाइन लिखना होगा तो वाई कंपोनेंट अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। जेड डायरेक्शन का डायरेक्शन कोसाइन लिखना होगा तो जेड कंपोनेंट अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ये सब हम लोग करेंगे तो तीनों डायरेक्शन का क्या निकल कर आ जाता है? डायरेक्शन कोसाइन निकल कर आ जाएगा। ठीक है ना? ये हमने डायरेक्शन कोसाइन निकालना सीखा। अब कुछ और बातें ध्यान देते हैं, ध्यान देना। अच्छा, जैसे इससे पहले के टॉपिक में 2D में हमने क्या पढ़ा था? कंपोनेंट करना, यहाँ भी वही है। उसके बाद वहाँ वेक्टर फॉर्म में पता हो तो उसका मैग्नीट्यूड निकालना सीखा था, और अगर मैग्नीट्यूड पता हो तो उसका क्या निकालना सीखा था? सॉरी, अगर कंपोनेंट पता हो तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में पता हो तो मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे। बिल्कुल यहाँ भी वही सब है, पर एक बार मैं लिख देता हूँ। अच्छा बताना, वेक्टर का एक्स कंपोनेंट पता, वाई कंपोनेंट पता है, जेड कंपोनेंट, इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे? सर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने का तरीका आपने बताया है, एक्स कंपोनेंट के साथ आई कैप, वाई कंपोनेंट के साथ जे कैप, और जेड कंपोनेंट के साथ में के कैप। अगला, अगर वेक्टर फॉर्म पता हो तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं? तो वेक्टर फॉर्म पता हो तो मैग्नीट्यूड लिखने का फार्मूला है अंडर रूट आई कैप के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कॉफिशिएंट का स्क्वायर। तो ये तो वही पुरानी बात है जो मैंने 2D में बताया था, वही 3D में भी। आखिरी में एक नोट बताया जाता है डायरेक्शन कोसाइन को लेकर, एक फार्मूला है, मैं इसको प्रूव करके दिखा देता हूँ। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अच्छा, एल क्या है? तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा कितना होता है? 1। ये मैं प्रूव करके दिखाना चाहता हूँ, प्रूव कर देता हूँ, याद भी रख लेंगे। मैं इसको प्रूव करना चाहता हूँ, देखो। हाँ,
LHS हमारा क्या है देखो, तो LHS है एल एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। एल क्या है, एक्स डायरेक्शन के डायरेक्शन कोसाइन का फार्मूला हमने पढ़ा, एक्स कॉम्पोनेंट अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। वाई डायरेक्शन के डायरेक्शन कोसाइन का फार्मूला पढ़ा, वाई कॉम्पोनेंट अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। जेड डायरेक्शन के डायरेक्शन कोसाइन का फार्मूला हमने पढ़ा, जेड कॉम्पोनेंट अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। इसको ध्यान देना, तो डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर एलसीएम हो गया, ऊपर क्या बना, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस, अच्छा ये ऊपर क्या बन गया, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, कट के कितना आ गया 1। तो एल एच एस इज इक्वल टू क्या प्रूफ हो गया, आर एच एस। तो हमने क्या देखा अभी तक इसमें, 3D में हमने एक नया टर्म डिफाइन किया, डायरेक्शन कोसाइन। एक्स डायरेक्शन का डायरेक्शन कोसाइन कॉस अल्फा, वाई डायरेक्शन का कॉस बीटा, जेड डायरेक्शन का कॉस बीटा। इनका फार्मूला अगर एक्स डायरेक्शन का डायरेक्शन कोसाइन लिखना होगा तो एक्स कॉम्पोनेंट अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, वाई डायरेक्शन का क्या होगा, वाई कॉम्पोनेंट अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, जेड डायरेक्शन का क्या होगा, जेड डायरेक्शन का जेड कॉम्पोनेंट अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। फिर वही अगर कंपोनेंट पता हो तो आई कैप जे कैप के कैप लगा देना, वेक्टर फॉर्म हो जाएगा। और वेक्टर फॉर्म पता हो तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट आई कैप के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कॉफिशिएंट का स्क्वायर। फिर इसके बाद में हमने अगला क्या देखा कि फार्मूला भी है डायरेक्शन कोसाइन को लेकर, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो ये हमने रेजोल्यूशन या कंपोनेंट ऑफ वेक्टर 3D में डिस्कस कर लिया है। और अगर इतना डिस्कस हो चुका है तो अब आगे हम लोग इस टॉपिक पर भी क्या कर लेते हैं, न्यूमेरिकल। ये हमने रेजोल्यूशन या कंपोनेंट ऑफ वेक्टर 3D में भी डिस्कस किया। अगर इतना क्लियर है तो हम इस पर न्यूमेरिकल स्टार्ट कर लेते हैं, देखते हैं क्या होगा कैसे। देखना ये सवाल है पहला, क्या है, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, ये दिया। एक्स कंपोनेंट क्या होता है, तो पहले भी बता चुका हूँ, आई कैप का जो कॉफिशिएंट होगा उसे एक्स कंपोनेंट कहेंगे। ए वाई का मतलब, वाई कंपोनेंट क्या होगा, जे कैप के कॉफिशिएंट को हम लोग क्या नाम देते हैं, वाई कंपोनेंट। ए जेड का मतलब, जेड कंपोनेंट क्या होगा, तो के कैप के कॉफिशिएंट को हम लोग क्या नाम देते हैं, जेड कंपोनेंट कहते हैं। अच्छा मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो मैग्नीट्यूड निकालने का फार्मूला है अंडर रूट आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर, जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर, के कैप के कॉफिशिएंट का स्क्वायर तो 6 का स्क्वायर। यहाँ देखना क्या बना, 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, तो कितना हो गया 40। 40 और 3 का स्क्वायर 9, तो 40 और 9 कितना हो जाएगा 49। और अंडर रूट 49 अगर हो तो इसका स्क्वायर रूट कितना होता है 7। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ गया 7। अब पूछा क्या देखो, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर। अच्छा ए वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन कितने होंगे, तीनों डायरेक्शन का। तो तीनों डायरेक्शन का मैं डायरेक्शन कोसाइन लिखना बताता हूँ। जरा बताना, एक्स डायरेक्शन के डायरेक्शन कोसाइन का फार्मूला क्या था, एक्स कॉम्पोनेंट अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। एक्स कॉम्पोनेंट है कितना 2, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना। ऐसे मैं कहूँ वाई डायरेक्शन का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, तो वाई कॉम्पोनेंट अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। जेड डायरेक्शन का डायरेक्शन कोसाइन जेड कॉम्पोनेंट अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो इस तरह हमारा ये फिफ्थ क्वेश्चन हो गया। फिफ्थ हुआ तो देखो अगला क्या पूछा, एंगल ऑफ ए वेक्टर फ्रॉम एक्स वाई और जेड एक्सिस। ए वेक्टर का किस किस डायरेक्शन के साथ एंगल बताना है, ए वेक्टर का एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन के साथ में हमें एंगल बताना है। तो तीनों डायरेक्शन के साथ एंगल कैसे निकालेंगे, तो देखो अगर हमें एक्स डायरेक्शन का डायरेक्शन कोसाइन पता है ना, तो एक्स डायरेक्शन के डायरेक्शन कोसाइन का डेफिनेशन क्या था, कॉस अल्फा। और अल्फा तो ही ए वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ एंगल है, तो अल्फा कितना आ गया कॉस इनवर्स 2/7। ऐसे y डायरेक्शन का डायरेक्शन कोसाइन आया है 3/7 और इसका डेफिनेशन है cos बीटा, और बीटा हमारा है a वेक्टर और y एक्सिस के साथ एंगल, तो जो कि निकल कर आ गया कितना cos इनवर्स 3/7। ऐसे z डायरेक्शन का डायरेक्शन कोसाइन हमने कितना निकाला था 6/7 और इसका डेफिनेशन है cos गामा, तो गामा हमारा एंगल था ए वेक्टर और जे डायरेक्शन के साथ एंगल कितना आ गया cos इनवर्स 6/7। तो ये मैंने तीनों डायरेक्शन के साथ में डायरेक्शन कोसाइन निकालना सिखा दिया। आखिरी क्वेश्चन इसका 7th पार्ट क्या पूछा है जरा ध्यान, यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। ए वेक्टर के डायरेक्शन में मुझे क्या बताना, यूनिट वेक्टर। अच्छा यूनिट वेक्टर कैसे लिखते हैं, तो ए कैप होगा ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ए कैप क्या होगा, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर हमें कितना दिया 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप।
ए वेक्टर दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप और मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर निकाला है 7। तो ये ए के डायरेक्शन में हमने क्या निकाल कर देख लिया, यूनिट वेक्टर निकाला। यहाँ तक कोई भी दिक्कत है तो एक बार दोबारा स्किप करके देखें, नहीं तो आगे देखते हैं क्या है। तो इसमें भी वही सेम सवाल है ना, कंपोनेंट पूछा, मैग्नीट्यूड पूछा, डायरेक्शन कोसाइन पूछा है, बाद में एंगल वगैरह पूछा। तो इस सवाल को हम लोग ट्राई करेंगे, बिल्कुल वही सेम क्वेश्चन है जो अभी किया है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ट्राई कर लेना। अगला सवाल बताता हूँ। हाँ देखो अगला क्या सवाल है। ए वेक्टर इज इक्वल्स टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, बी वेक्टर इज इक्वल्स टू दिया 3i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, देन फाइंड, पहला क्या पूछा, रिजल्टेंट। अच्छा रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर निकालने का मतलब मुझे क्या निकालना है, ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर निकालना है। अच्छा ए प्लस बी कैसे करेंगे, आई कैप प्लस 3i कैप 4i कैप, 2j कैप प्लस j कैप 3j कैप, 2k कैप प्लस 10k कैप 12k कैप। ये पहला हो गया रिजल्टेंट वेक्टर। दूसरा क्या पूछा है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। अच्छा बताना किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, तो अंडर रूट आई कैप के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कॉफिशिएंट का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 12 का स्क्वायर 144। सॉल्व करना कितना आ जाएगा, 169 का स्क्वायर रूट कितना 13। और तीसरा क्वेश्चन मुझसे क्या पूछा देखो, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू रिजल्टेंट वेक्टर। इस रिजल्टेंट वेक्टर के पैरेलल मुझे क्या बताना है, यूनिट वेक्टर बताना है। अच्छा बताना वेक्टर के पैरेलल यूनिट वेक्टर क्या होगा, आर कैप का फार्मूला, आर वेक्टर कितना था 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 12k कैप और मैग्नीट्यूड कितना निकाला हुआ है 13। लास्ट में क्या पूछा है, फोर्थ डायरेक्शन कोसाइन ना। अच्छा डायरेक्शन कोसाइन का तो सिंपल फार्मूला है, अगर हमें एक्स डायरेक्शन का डायरेक्शन कोसाइन चाहिए ना, तो एक्स कंपोनेंट अपॉन मैग्नीट्यूड, एक्स कंपोनेंट कितना 4 मैग्नीट्यूड 13। ऐसे वाई डायरेक्शन का डायरेक्शन कोसाइन चाहिए तो आर वेक्टर का वाई कंपोनेंट अपॉन मैग्नीट्यूड, वाई कंपोनेंट कितना आर वेक्टर का 3 और मैग्नीट्यूड 13। ऐसे जेड डायरेक्शन का डायरेक्शन कोसाइन चाहिए तो जेड कंपोनेंट अपॉन मैग्नीट्यूड, जेड कंपोनेंट कितना आर वेक्टर का 12 और मैग्नीट्यूड 13। वही सेम सवाल था लगभग, यहाँ दो वेक्टर को ऐड करके वही सारे आंसर निकालने थे। तो इस तरह ये सवाल हो जाना चाहिए। अभी कितने सवाल बचे हैं, एक, ये 5-6 सवाल और शायद बचे हैं ना। हाँ 5-6 सवाल बचे, ये 5-6 सवाल और कर लेते हैं। ये सवाल हो गया था। अगला ये सवाल, 5 से 6 सवाल बचे हैं, एक बार इसको और देख लेते हैं, एक बार ये ट्राई करो। क्या है देखना, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू दिया है आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, बी वेक्टर इज इक्वल्स टू दिया है माइनस 2j माइनस के। फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी। तो ए और बी का रिजल्टेंट क्या होगा, ए प्लस बी। ये जो रिजल्टेंट आया है ना, इसके पैरेलल मुझे इसके डायरेक्शन में क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर यानी आर कैप निकालना है। वही सेम सवाल भी किया था। जरा बताना रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, ऐड करो, आई माइनस, आई यहाँ है, आई नहीं है, माइनस जे माइनस 2j माइनस 3j प्लस 2k माइनस k प्लस k। अब इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लो, अगर यूनिट वेक्टर निकालना है तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, तो मैग्नीट्यूड आ गया √11। ठीक है ना। और अगर मैग्नीट्यूड आ चुका है तो जरा बताना आर कैप का फार्मूला। तो तुम कहोगे सर आर कैप होगा आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर, आर वेक्टर आया था आई कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप और आर का मैग्नीट्यूड कितना √, वही सेम सवाल अभी करके आए हैं। ये हो गया तो अगला सवाल। अच्छा अगला सवाल क्या है, इफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू इतना, बी वेक्टर इज इक्वल्स टू इतना, तो मुझे बताना ए माइनस 2b का मैग्नीट्यूड। पहले चलो ए माइनस 2b निकालो, ए माइनस 2b। अच्छा ए वेक्टर कितना था
आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 2, इसमें चलो मैं 2 का मल्टीप्लाई करता हुआ चलता हूँ तो हो जाएगा 4 जे कैप माइनस 6 के कैप। सॉल्व करके ए माइनस 2 बी वेक्टर क्या बना, तो आई कैप अकेला है, माइनस 3 जे माइनस 4 जे माइनस 7 जे माइनस माइनस प्लस 6 के कैप। मुझे इसका क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, तो वेक्टर के मैग्नीट्यूड निकालने का फार्मूला है अंडर रूट आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर। आई का कॉफिशिएंट 1, तो 1 का स्क्वायर कितना 1, जे का कॉफिशिएंट -7, इसका स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर 36, ये कितना आ गया अंडर रूट 86। ठीक है ना। अगले सवाल पे चले, क्या है अगला सवाल हमारा, डिटरमाइन द वेक्टर विच व्हेन एडेड टू द रिजल्टेंट ऑफ पी एंड क्यू। इसको ध्यान से देखेंगे, कह रहा डिटरमाइन द वेक्टर। चलो मैं मान लेता हूँ जो वेक्टर मुझे निकालना वो क्या है एक्स। डिटरमाइन द वेक्टर का मतलब एक वेक्टर फाइंड आउट करो, तो मैंने माना जो वेक्टर हमें फाइंड आउट करना वो वेक्टर हमारे पास में क्या है, एक्स वेक्टर है। तो कह रहा एक्स वेक्टर में किसको ऐड किया जाएगा, रिजल्टेंट को। किसके रिजल्टेंट को, पी और क्यू। जरा बताना पी और क्यू का रिजल्टेंट कितना होता है, पी प्लस क्यू, और इसको किस में ऐड किया गया, एक्स वेक्टर में। तो ये क्या देता, गिव्स 0। अच्छा, रिजल्टेंट अगर कभी भी 0 आ जाए ना, कभी भी कितने भी वेक्टर का, 3 10 15 कितने भी वेक्टर का, दो वेक्टर कितने भी वेक्टर का अगर रिजल्टेंट 0 आ जाए तो उसे हम लोग इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। ये कह क्या रहा है ना कि एक ऐसा वेक्टर डिटरमाइन करो, फाइंड आउट करो, जिसको पी और क्यू के रिजल्टेंट में अगर ऐड करें तो इक्विलिब्रियम में है, यानी रिजल्टेंट 0 बनकर आ रहा है। अच्छा, पी प्लस क्यू कितना आएगा, डायरेक्टली देखो, सॉरी प्लस आई कैप प्लस 2 आई कैप 3 आई कैप, 2 जे कैप माइनस जे कैप प्लस जे कैप, के कैप प्लस 2 के कैप 3 के कैप। तो ये बताना एक्स वेक्टर कितना आ गया, सब प्लस में इधर आएगा माइनस, तो हो गया -3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस ये आंसर। ठीक है ना। अगला सवाल ये देखें, अगला सवाल, डिटरमाइन द वेक्टर विच व्हेन एडेड टू द रिजल्टेंट ऑफ पी एंड क्यू। देखो वही सेम सवाल है, कह रहा एक ऐसा वेक्टर डिटरमाइन कीजिए, मान लिया हमारे पास में वेक्टर क्या एक्स, जिसको ऐड किया जाएगा किसके रिजल्टेंट में, पी और क्यू। यानी एक्स को अगर पी और क्यू के रिजल्टेंट में ऐड किया जाए तो क्या बनेगा, यूनिट वेक्टर एक्स डायरेक्शन में। अच्छा, एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर आई कैप। इससे पहले क्या कह रहा था, क्या बनेगा 0, इस बार क्या कह रहा, क्या बनेगा यूनिट वेक्टर एक्स डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर होता आई। पी प्लस क्यू निकालना, आई प्लस 2 आई, 2 जे माइनस जे, के प्लस 2 के, तो एक्स वेक्टर आ गया आई -3 आई। ये हाँ आंसर, वही दोनों सेम सवाल है, वहां 0 वेक्टर कह रहा था और यहाँ पे कह रहा एक्स, एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। एक आखिरी सवाल है, देखो क्या, रिजॉल्व द वेक्टर ए वेक्टर दिया ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। ए वेक्टर हमें कितना दिया है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। इतना अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो ये हमारा एक्स और वाई एक्सिस है। इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट देखो कितना दिया है, वेक्टर का एक्स कंपोनेंट मुझे दे रहा ए एक्स, वेक्टर का वाई कंपोनेंट मुझे दे रहा ए वाई। अब क्या कह रहा है, इसका कंपोनेंट करना है अलोंग अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द लाइन। एक ऐसे डायरेक्शन में करो जो एक लाइन के परपेंडिकुलर है, विच मेक्स एन एंगल 60 डिग्री, और वो लाइन कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री एंगल बना रहा है विद एक्स एक्सिस। क्या कह रहा है, हमारे पास में एक लाइन है ना जो एक्स एक्सिस से 60 डिग्री एंगल बना रहा है, तो हमें इस डायरेक्शन में कंपोनेंट नहीं करना, हमें कंपोनेंट करना है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में कंपोनेंट करना है। दोबारा सुनो क्या कह रहा है, कह रहा एक वेक्टर है जिसका एक्स कंपोनेंट ए एक्स और वाई कंपोनेंट ए वाई है। इस वेक्टर का एक ऐसे डायरेक्शन में कंपोनेंट करो ना जो डायरेक्शन एक लाइन के परपेंडिकुलर है, और वो लाइन खुद भी एक्स एक्सिस से कितने एंगल पर है, 60। अब देखो एक वेक्टर नहीं, हमारे पास कितने वेक्टर है, बेसिकली दो। मैं कंपोनेंट करना दिखा देता हूँ। देखो इस ए का कंपोनेंट करो इन दो डायरेक्शन में, तो ये कंपोनेंट आ जाएगा कितना, ए कॉस 60, ये कंपोनेंट आएगा ए साइन, अच्छा ये 60 है तो ये कितना 30। इस ए वाई का ये कंपोनेंट कितना आएगा, आएगा ए वाई
cos 30 और ये कंपोनेंट कितना आएगा ए वाई। हमें पिंक कलर पे निकालना है ना, तो बताना पिंक कलर पे नेट कितना आएगा। तुम कहोगे सर ए एक्स साइन 60 रूट 3/2 माइनस ए वाई साइन 30 1/2, तो हमारा आंसर आ गया। इसके बाद में ये टॉपिक खत्म हो गया। अच्छा एक सवाल और है, एक सवाल और है, एक सवाल और है, देखो क्या है। रिजॉल्व अ वेट ऑफ 10 न्यूटन। अच्छा वेट का मतलब क्या, एम जी। वेट का मतलब क्या, एम जी। एम जी कितना दिया मुझे, 10 न्यूटन। इसका क्या करना है, कॉम्पोनेंट इनटू डायरेक्शन, दो डायरेक्शन में करना है। विच आर पैरेलल एंड परपेंडिकुलर, जो कि पैरेलल है और परपेंडिकुलर है किसके, स्लोप जो कि इंक्लाइन है 30 डिग्री पे। क्या क्या कहा कि एक स्लोप है जो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पे है, और एम जी। अच्छा एम जी कैसे लगेगा, एम जी अगर मुझे दिखाना है ना तो एम जी ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड। तो कह रहा इस mg का कंपोनेंट कर दो, किन दो डायरेक्शन में कंपोनेंट करना है, एक डायरेक्शन इस इंक्लाइन प्लेन के अलॉन्ग, दूसरा इसके परपेंडिकुलर। कंपोनेंट कर रहा हूं देखना। सॉरी, हाँ ध्यान देना क्या कह रहा mg का यानी 10 न्यूटन का कंपोनेंट करो जो कि इंक्लाइन प्लेन पे रखा हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पे, इस इंक्लाइन प्लेन के अलॉन्ग और इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर। अच्छा ये एंगल 30, ये 90, ये 60 होगा, तो ये दोबारा से ये कंपोनेंट कितना 10 cos 30 और पैरेलल कंपोनेंट कितना 10 sin 30। sin 30 1/2 होगा तो पैरेलल कंपोनेंट आ गया 5, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना आ जाएगा, cos 30 √3/2 ना, तो √3/2 रखोगे तो हो जाएगा 5 √3। तो इस तरह हमारा ये हो गया। इसके बाद क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। अब हमें क्या स्टार्ट करना है अगले लेक्चर से, वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट करना है। अगले लेक्चर से हम लोग वेक्टर के मल्टीप्लीकेशन को स्टार्ट करेंगे। आज अभी हमने क्या खत्म किया है, कंपोनेंट या रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को खत्म किया, ठीक है ना।